हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज की टुडेज गोल के पिटारा में लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद हम जानने वाले हैं सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन। अब यहाँ पर हम लोग जिस वक्त की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेकर आइए वीडियो, जो आज हम लेकर आए हैं उसमें हम आज देखने वाले हैं बस दो लॉज। न्यूटन्स बाबा 3 लॉ दिए थे, कौन कौन सर? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद उसमें फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हमारा है इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ी सी बेसिक हम लोग उठाएंगे जो क्लास 9 में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो और 11th में पढ़ने के लिए है। क्लियर? नोट डाउन कर लो बेटा। चलो बेटा, हेडिंग लगाना फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या है? तो हम इसके पहले जो हम देख रहे थे काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कोई पार्टिकल v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो चलने का रीजन क्या है? यानी कि वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, a1 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है? सर कोई कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है या 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसका रीजन क्या है वो हम जानते नहीं थे। वहां पर हम लोग रीजन नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें हम लोग इसके काउज जानेंगे, यानी कि कारण। यानी कोई पार्टिकल v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, a1 एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, या कोई कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है या 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा चल रहा है? इस पे कुछ तो अप्लाई हुआ होगा, तो इस पे अप्लाई होता है फोर्स, और फोर्स के कारण ही ये क्या करते हैं, v1 वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, a1 एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। क्लियर? मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। यानी कि जो न्यूटन्स बाबा का जो पहला नियम था, न्यूटन बाबा नियम तो बना के चले गए, अब बच्चे परेशान रहते हैं, क्या समझ नहीं आता है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में इतना कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या है। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, आप लोगों को फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इतनी बारीकी तरीके से इसमें समझ में आएगा जो आप इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे। अब यहाँ पर देखो लॉज ऑफ मोशन जो फर्स्ट है उसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट or motion until and unless without applied external force on दी बॉडी। अब यहां पर देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस, यानी वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो जब तक रहेगा बिना उसपर विदाउट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, यानी बिना उसपे फोर्स अप्लाई किए बिना हम लोग उसकी चेंज नहीं कर सकते हैं पोजीशन। यहां पर हम लोग देखने वाले पोजीशन कैसे चेंज होगा। यहां पर एक मास का ब्लॉक है, अब इसका नाम पहले बॉडी पढ़ते थे, अब इसका एक नया नाम इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग ब्लॉक में नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? ब्लॉक के नाम से। अब ये मास का ब्लॉक है जो किसमें है, रेस्ट में है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो रेस्ट में है, या एक बॉडी है या ब्लॉक m मास का है जो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या a1 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो ऐसा वो मूव करता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई नहीं किया जाता है। अगर एक पार्टिकल रेस्ट में है तो यहाँ पर फोर्स F दे देते हैं, तो F जैसे ही फोर्स इसमें धक्का लगाओगे, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, रेस्ट में है,
तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर इसमें पीछे से अगर थोड़ा सा अगर फोर्स F1 लगाते हैं तो मूव करना शुरू करता है। जैसे घर में क्या है, अलमीरा रखा होगा, अलमीरा होगा सभी के घरों में, नहीं है सर मेरे घरों में, मेरे भी घरों में नहीं है। अब अलमीरा होगा तो उसे दूसरे साइड में ले जाने के लिए यहाँ पर अलमीरा है, क्या है, अलमीरा। यहाँ पर एक बच्चा है, ये पहले रेस्ट में है। अगर यहाँ पर अलमीरा पर जैसे ही फोर्स लगाता है तो रेस्ट से क्या होगा, ये पहले था रेस्ट में, अब मूव कर कर आ जाता है दूसरे प्लेस बी पे, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया। यहाँ से एक्स डिस्टेंस भी चला और A1 एक्सेलरेशन से मूव भी किया। यहाँ फोर्स जैसे अप्लाई किया तो हम यहाँ पर क्या किए, हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों हाथों से एक फोर्स जो अप्लाई किए, जिसके कारण क्या है, अलमीरा जैसे फोर्स अलमीरा है ना, फोर्स F1 अप्लाई जैसे ही किए तो धक्का जैसे लगाओगे यहाँ पर, जैसे जैसे फोर्स लगाओगे तो A1 के साथ मूव कर कर बी पॉइंट पर चलाएगा। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो बेसिक बेसिक पढ़ने के लिए रहता है। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले अब देख लो थोड़ी सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। हेडिंग लगाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो हम जानते हैं। अगर हम लोग किसी पार्टिकल को ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो कोई एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है या बस है जो A1 एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, तो इसमें पार्टिकल है, एक बच्चा है। कौन बच्चा है सर, अपना प्यारा सा मोलू, इसमें मूव कर रहा है बैठकर। एक पार्टिकल बी है या ए है जो क्या है, ग्राउंड पे है। कहां है सर, ग्राउंड पे है। तो ए जैसे ऑब्जर्व करेगा बी को यानी मोलू को, तो ए क्या देखेगा कि ये वंश के स्पीड के साथ यानी वंश के एक्सीलरेशन के साथ, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ मोलू इज सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ वंश। यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ मोलू इज सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ वंश के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रेम कहां से देख रहे हैं, एक यहां वाले ग्राउंड वाले फ्रेम से देख रहे हैं। लेकिन अगर इसी पार्टिकल ए को हम लोग बी के साथ शिफ्ट कर देते हैं, अब बस में इसे भी बैठा दिए, अब तुम बैठे हो बस में और तुम्हारे बगल में भी अंकल बैठे हुए बस में, दादाजी, हमारे प्यारे दादाजी बैठे हुए मेरे पास, तो हम क्या देख रहे हैं कि वो रेस्ट में है। लेकिन हम अगर ग्राउंड पे चले जाते हैं, ग्राउंड पर से अगर जाकर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दादाजी को, तो वो क्या करेंगे, वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण ऐसा हो रहा है। हम एक और एग्जांपल की अगर बात हम लोग करें तो हम लोग बचपन में जाते थे गाड़ी से घूमने, तो अपने दोस्तों को क्या कहते थे सर कि पेड़ों को हम लोग चलते हुए देख रहे थे। अब ये सब क्या है, पेड़ सड़क के किनारे लगा हुआ है, अभी ह्यूमन वेलोसिटी और A1 एक्सेलरेशन से कि बस जा रहा है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अब हम बैठ कर जा रहे हैं अपने घर, तो घर जैसे जा रहे हैं तो हम पेड़ों को देख रहे हैं क्या कि A1 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं बस के साथ, और पेड़ A2 एक्सेलरेशन के साथ वो पीछे की ओर मूव कर रहा है। लेकिन अगर रियल में अगर देखा जाए तो पेड़ क्या मूव करता है, नहीं करता है। वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हमें लग रहा है कि पेड़ भी दौड़ना शुरू किया, चलना दिखाई दे रहा है। अगर इसी बच्चे को हम यहाँ पर आकर पेड़ के पास अगर बैठा दें तभी क्या देखेगा कि सिर्फ गाड़ी जो है A1 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, लेकिन पेड़ ये सब क्या है, रेस्ट में है। तो हम लोग क्या किए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिए। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा रहेगा एक ब्लॉक है, उस पर एक ब्लॉक है F1 के साथ मूव कर रहा है, तो क्या A1 B के साथ मूव करेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, किसी पे जाकर बैठा तो तब ऑब्जर्व करते हैं। कार है उस पे बैठे रहेंगे तो कार किसी पे बैठ जाएंगे तो दूसरा गाड़ी देखेंगे कि कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो उसका डिफिनेशन देख लो, 2 लाइन की डिफिनेशन है। डिफिनेशन इसलिए लिख देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूजन ना हो। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब कंफ्यूज हो जाओगे
तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर, जहां से हम लोग क्या करते हैं, वेयर ऑब्जर्व पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। अब फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग किस पार्टिकल को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो बस बना लेना, A1 एक्सप्रेशन से चल रहा है, ये क्या है, पार्टिकल ए है, ये ग्राउंड पर B1 पार्टिकल है, B पार्टिकल है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, बताओ वेलोसिटी ऑफ ए या एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या दिखाई देगा, A1 दिखाई देगा सर बी के रिस्पेक्ट में। अगर सेकेंड केस अगर राइज किया जाए तो बस है A1 के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल ए भी इसी में है और पार्टिकल बी भी इसी में है। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा दे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिए। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड हो, यानी कि ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference in which Newton's first law of motion is valid। अगर सेकेंड देखा जाए, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन थोड़ी जानने के लिए है बता देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या है, ए फ्रेम, ये सबसे सिंपल डिफिनेशन है जो क्वेश्चन में यूज होते हैं। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first laws of motion is not valid, is known as non inertial frame of रेफरेंस। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहेगा, लेकिन सेकंड में नॉट वैलिड रहेगा, यानी कि लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, आसान है, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा सकते हैं। अब हेडिंग लगाना, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ a force is applied
A force is applied on the body is directly proportional to rate of change of momentum. मोमेंटम क्या है, एक नया वर्ड दिखाई दे रहा होगा, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी कि एक एम मास का बॉडी है या ब्लॉक है जिसपे अगर एक फोर्स लग रहा है, अप्लाइड किया जा रहा है, देन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कोई नया वर्ड नहीं है यहाँ पर। अब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है सर, ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो वो क्या बोल रहा है, लेकिन मोमेंटम हम लोग देख चुके हैं कि मोमेंटम P बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बटा dt और स्मॉल चेंज इन मोमेंटम बटा स्मॉल चेंज इन टाइम। अब यहां पर देखो P को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू v। तो यहां पर जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करेंगे, मास कैसा होगा, मास होगा कांस्टेंट मास होगा। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इंटू m इंटू v बटा dt दिखाई दे रहा होगा। अगर इधर लिखना चाहोगे तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन m एज ए कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू dv बटा dt प्लस v कांस्टेंट dm बटा dt। ये जो है एक्चुअल फार्मूला है किसका, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, VBI याद रखना। एग्जाम में ऐसे फॉर्मूले दे देंगे, डायरेक्ट आपको बोलेगा इसमें विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। देन आपको याद रखना पड़ेगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू dv बटा dt प्लस v इंटू dm बटा dt। ऐसे किताबों में लिखा भी जाता है, बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर जाते हैं। स्किप करने के कारण बच्चे क्या करते हैं, गलत बनाकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जितना भी कांस्टेंट मास के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कांस्टेंट मास है तब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर m कांस्टेंट रहेगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि dm बटा dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू dv बटा dt प्लस जीरो, dm कांस्टेंट जीरो हो गया, यानी कि dm बटा dt का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो यहां पर बोल सकते हैं। तो F बराबर क्या आ गया, अब बताओ dv बटा dt हम क्या जानते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे, dv बटा dt यानी वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वीडियो पॉज करो, पहले नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया, नोट डाउन मिटा दे। अब यहाँ पर देखो F बराबर K इंटू M इंटू A, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड एक्सपेरिमेंटल से देखा गया कि K का वैल्यू होता है 1 के इक्वल होता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से देखा गया। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर वेक्टर में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म वेक्टर F बराबर मास इंटू वेक्टर A। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। ये है न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन जो हम लोग यहां तक पढ़ लिए हैं। ओके, नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो एक दो नया टर्म सुनने को मिलेगा, कभी इस चैप्टर में सुनाई पड़ेगा, टेंशन। क्या सर, हमारे जीवन में तो ऐसा ही, लाइफ में टेंशन ही भरा टेंशन है, इसके बाद पढ़ने के लिए भी है टेंशन। हाँ, पढ़ने के लिए होते हैं टेंशन। अब यहाँ पर देखो एक है नॉर्मल फोर्स,
नॉर्मल रिएक्शन बोलो या नॉर्मल फोर्स बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगते हैं? नॉर्मल रिएक्शन लगते हैं कांटेक्ट सरफेस और बॉडीज के बीच में। एक आएगा पढ़ने के लिए टेंशन। अब टेंशन कहाँ लगेगा? या तो थ्रेड्स हो, यानी थ्रेड्स कहने वाला क्या? धागा की बात करेंगे वहां पर टेंशन लगेगा, या आपको दिखेगा स्ट्रिंग में जैसे दिखाई देता होगा सेलिंग से अगर कोई मास एम का पार्टिकल का बॉल लटका रहता है या तो धागा से लगाते हैं या तो हम क्या करते हैं स्ट्रिंग से बांध देते हैं। तो इसमें टेंशन लगता है T और नीचे लगता है M इंटू जी। यहाँ पर देखो वो हम आगे देखेंगे, तो कुछ ऐसा ही होता है टेंशन। अब नॉर्मल रिएक्शन जो होता है कांटेक्ट बॉडीज के बीच में होता है। तो कांटेक्ट बॉडी जैसे यहाँ पर अगर फोर्स F अप्लाइड किया जा रहा है ए मास की बॉडी पे, तो यहाँ जो मास जो है ब्लॉक जो रखा हुआ है सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, नीचे से रिएक्शन लगता है, इसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जो लगता है जिसे नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तो एन के नाम से, यानी कि जो सरफेस है वो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करती है और नीचे क्या करती है? ग्रेविटेशन क्या करती है? mg वेट से नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती है। इधर एक फोर्स लग रहा है सर, इधर A1 एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। अगर ऐसा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन ही ना लगे, विदाउट नॉर्मल रिएक्शन, तो बिना नॉर्मल रिएक्शन के क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा तो अगर कोई ब्लॉक रखा है तो वो रखा नहीं रहेगा, वो डाउनवर्ड जाने लगेगा। तो इसको हम लोग लिखना शुरू जो करते हैं, ऊपर लग रहा है एन फोर्स, नीचे लग रहा है mg मास का ब्लॉक है, इधर लग रहा है फोर्स, एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ पर देखते हैं n1 and mg बोथ आर इक्वल, यानी कि यहाँ से एक्शन एंड रिएक्शन पेयर से हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे आगे, n बराबर m इंटू जी। अभी बस देखो, आगे हम बताएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्री बॉडी डायग्राम वहां पर एक्सप्लेन अच्छा तरीके से कर देता है। अब यहाँ पर देखो इधर लग रहा है फोर्स, तो फोर्स बराबर अभी क्या लिखे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, मास, या हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स बटा टोटल मास। हमेशा याद रखना, जीबीआई है, हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का निकालना है तो उस पर देख लो नेट फोर्स कितना लग रहा है, उसके बाद उस पर देखो कि टोटल मास कितना है। क्लियर? वीडियो पास में नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन तो कुछ ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ए मास का बॉडी है, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3। तो यहां पर फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, वीडियो पास करो, ट्राई करो। बन गया होगा? बनाया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो क्या था? कि कोई पार्टिकल पे नेट फोर्स यानी कि जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, नेट फोर्स बराबर। तो कोई पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यानी पार्टिकल रेस्ट में होगा। यहाँ पर जितने जो फोर्स लग रहे हैं उन सभी को नेट फोर्स में कन्वर्ट करो। तो नेट फोर्स कैसे कन्वर्ट होगा? तो वेक्टर से हम जानते हैं कि अगर 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, उसके बाद 2 न्यूटन का फोर्स इधर और लग रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, तब इधर से 6 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं और इधर से हम लोग 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो 6 न्यूटन के फोर्स से इधर हम खींचना शुरू किए, इधर क्या है? 6 न्यूटन के फोर्स हम इधर खींचना शुरू करें, 2 न्यूटन के फोर्स से खींचना शुरू करें, तो किस तरह खिंचाई ज्यादा होगी? इधर क्यों खिंचाई ज्यादा होगी? यानी कि इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा?
4 न्यूटन की फोर्स से हम लोग इधर की ओर खींचेंगे। क्लियर? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तब यहाँ पर देखो जो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर कि F1 फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जो m मास का बॉडी होगा तो इधर F1 प्लस F2 फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है F3 फोर्स, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है mg। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं m इंटू जी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन F1 प्लस F2, तो एक्सेलरेशन बराबर F1 प्लस F2 माइनस F3 बटा मास m। क्लियर? अब यहां पर ये तुम नहीं कर सकते हो कि पार्टिकल मूव किस डायरेक्शन में करेगा। अगर हम बोल देते हैं अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 प्लस F2 ग्रेटर देन F3। और कोई बच्चा अगर इसको F3 माइनस F1 प्लस F2 लिख देता है बटा m मास, तो वो भी सही है। क्यों सर? तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि फोर्स F1 प्लस F2 ग्रेटर देन F3 है। अगर लिखा रहता कि F1 प्लस F2 ग्रेटर देन F3 तो A लिखना चाहिए, और लिखा है कि F3 ग्रेटर देन F1 प्लस F2 देन A लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन, चलो मिटा देते हैं। अब है जानने के लिए टेंशन, तो टेंशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो देखो। टेंशन को हम लोग T से शो करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल N से। तो टेंशन कहाँ कहाँ लग सकता है? जब कभी भी कोई पार्टिकल m बॉल है, जो बचपन में हम लोग क्या करते थे, बॉल को धागे से लगाकर उसे रोटेट करते थे या उसे घुमाते थे। तो घुमाते थे तो क्या हुआ, हमारे हाथों पे भी टेंशन लग रहा है और उस बॉल पे भी टेंशन लग रहा है। तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी कैसे से फ्री बॉडी डायग्राम में अच्छी तरीके से आप बताएंगे। अब यहाँ पर देखो मास जिधर रहेगा तो उस पर बैठ जाना और उस पर जाकर अम्ब्रेला को ओपन कर देना। तो यहाँ पर तुम बैठ जाओ इस बॉडी पे और ऊपर अम्ब्रेला खोलोगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर खुलेगा, तो कुछ ऐसा ही खुलता है। तो यहाँ पर टेंशन ऊपर की ओर लगेगा टी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ पर बैठकर अम्ब्रेला खोलो, छाता खोलो, तो टेंशन नीचे की ओर लगेगा टी। नीचे क्या लग रहा है, mg फोर्स है। या तो एक्सेलरेशन ए से नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो फिक्स है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T बराबर m इंटू जी। और लिखा गया है कि mg ग्रेटर देन T, तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, 0 है। क्लियर? अब यहाँ पर जो टेंशन कहाँ कहाँ अप्लाइड हो सकता है, तो टेंशन कभी भी थ्रेड्स वाले क्वेश्चन है, यानी कि धागा वाला या तो स्ट्रिंग, तो वहां पर टेंशन आता है। स्ट्रिंग रहेगा वहां भी टेंशन आएगा। कभी ऐसा भी देखो, एक ब्लॉक यहाँ पर है M1 M2, यहाँ पर F1 फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, तो ये 2 धागा हो गए, एक तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो 2 अलग अलग धागे हैं। तो 2 धागा अगर डिफरेंट टेंशन कब होते हैं, यानी 2 डिफरेंट टेंशन कब होते हैं, जब थ्रेड्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि धागा अलग अलग। यहाँ से बचपन में क्या करते हैं, एक गाड़ी को हम धागा से बांधकर खींचना शुरू करते हैं, एक अनदर गाड़ी को यहाँ से फिर धागा लगाते हैं, इसमें खींचते हैं। तो 2 धागा दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर बैठ जाओ, इस पे ओपन टेंशन कर दो, तो टेंशन के रूप में क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर ओपन कर दो टेंशन, तो टी इस साइड डायरेक्शन में। यहाँ बैठो, यहाँ ओपन करो तो टी, तो सर यहाँ पर यहाँ तो सेम टेंशन आएगा, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। क्लियर? अब इसमें कभी कभी सिस्टम होता है, तो सिस्टम करने का मतलब क्या हुआ, एक बार में फोर्स लगाओगे तो पूरा क्या करेगा, मूव करेगा। इसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या करो, एक कार ले लो, बचपन वाली कार, ऐसे हम लोग, एक बच्चा है, खींचना शुरू करेगा, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगा है वो हम देखेंगे। तो जैसे ही खींचेगा तो ए भी मूव करेगा, ए भी मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा ना, सेम एक्सेलरेशन से। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, दोनों गाड़ी को बांध दिए, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, और दोनों को खींच, एक बार में खींचो, यहाँ पर फोर्स लगाकर, तो ए भी चलेगा, ए भी चलेगा। तो यहाँ पर टेंशन क्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर जाओ, बैठो, अम्ब्रेला इधर खोलो तो टी इधर आ गया, यहाँ बैठो, इधर खोलो टी इधर आ गया। अब यहाँ पर देखो फोर्स या टेंशन,
टी। अब यहाँ पर टेंशन आएगा तो यहाँ पर T1 टेंशन आ जाएगा क्योंकि अलग धागा हो गया। अब इस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम के लिए सेम एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो वहां पर हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन बराबर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स बराबर इसका एफवीडी बनाएंगे, इसका एफवीडी बनाएंगे, और उसके बाद इसका मास m1, इसका मास m2, m1 प्लस m2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर नेट फोर्स लिखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब एक फ्री बॉडी डायग्राम जैसे टेंशन में बताना, टेंशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं पुली वाले सवाल रहते हैं। यहां पर M1 ब्लॉक है, यहां पर M2 ब्लॉक है, यहां पे M3 ब्लॉक है, एक और है, यहां देखो दो वो पुली लगा दिए, इसे क्या बोलते हैं, पुली। पुली मास लेस होता है, मास लेस। और यहां पर जो स्ट्रिंग होगा वो भी कैसा होगा, मास लेस। अगर मास लेस नहीं होगा तो ये आगे हम देखेंगे अच्छे से जेईई और नीट में सवालों में क्या करते हैं, कभी कभी एक बार पूछा हुआ है कि इस मास लेस को न करके इसी स्ट्रिंग को मास दे देता है, तो मास देगा तो ये भी बॉडी की तरह काम करेगा। पहले धागा इतना पतला है जिसमें कोई मास हम कंसीडर नहीं करें, अब इस धागे को मोटे धागे में कन्वर्ट कर दिए तो इसमें मास आ गया, तो क्या ये दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा ब्लॉक बन रहा है ब्लॉक कितना बड़ा, तो इस ब्लॉक का भी मास हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर ब्लॉक का मास कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखो अभी क्या है, यहां पर फिर आया, यहां पर M3, M2, M1। अब यहां पर बताओ कहां कहां टेंशन डिफरेंट होगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई कर कमेंट में आंसर बताओ कहां कहां M1, M2, M3 पे टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा। यहाँ पर देखो M1, M2, M3 में टेंशन सेम हो या अलग। वीडियो पॉज करो, जब तक पेन नहीं चलाओगे जब तक नहीं सीखोगे, क्योंकि जितने भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, देखकर नहीं सीखा जा सकता है। देखकर वही बच्चे सीख सकते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो जेईई या नीट होल्डर, रैंक होल्डर रहते हैं, वो तो पेन चलाते रहते हैं, वो बैठ के गप्पे नहीं मारते हैं, वो फालतू बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो मेहनत पर विश्वास करते हैं। तो अगर आपको भी जेईई या नीट में अच्छे नंबर से अच्छे IIT NIT कॉलेज में जाना होगा, अच्छे में जाना होगा, तो आपको भी कलम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम मिडिल फैमिली वालों के पास एक ही जादू की छड़ी है जिससे हमारी किस्मत बदल सकती है, वो है हमारा पेन। तो बिना बेटा पेन चलाए किस्मत नहीं बदल सकता है। तो आपको अगर किस्मत बदलना है तो आपको पेन चलाना होगा। बन गया होगा, बना है। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो यही जो धागा है घूमकर इस ब्लॉक से भी कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर देखो M2 और M3 में अलग धागा है। यहाँ पर देखो ये धागा को हम यहाँ लाए, यहाँ धागा यहाँ, फिर यहाँ से एक नया धागा M3 में कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर बैठ जाओ, ऊपर की ओर ओपन कर दो, T टेंशन, यहाँ पर बैठो, इधर देखो T टेंशन, यहाँ बैठो ऊपर की ओर देखो डाउनवर्ड टेंशन लग रहा है, यहाँ बैठो ऊपर देखो टेंशन। अब यहाँ पर बैठ जाओ तो ऊपर हम टेंशन T ऊपर, तो यहाँ पर T1 T2 T1 ले लेते हैं, T2 T2, तो यहाँ T1 यहाँ पर भी T1 और यहाँ पर भी T1। क्यों? क्योंकि ये धागा सेम है, जैसे यही धागा तो है, तो यहाँ लग रहा है T1, यहाँ लग रहा है T1, यहाँ लग रहा है T1, यहाँ लग रहा है T1। क्लियर। इसी धागे को तो हम पुली में कनेक्ट कर दिए हैं, अब पुली पर चला गया। जैसे बचपन में पुली देखे होंगे, जो कुएं रहते थे, तो कुएं में यहाँ पर ऐसा कुछ पुली लगा रहता है, इसमें रस्सी के द्वारा इसमें डोल को डालते हैं और बकेट से यहाँ पर बच्चा खड़ा होकर पानी खींचने का काम करता है, तो वहां पर भी टेंशन अप्लाई होता है। हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ टेंशन लगता है। वो सारे फिजिक्स पे इन्वेस्ट है, तो बिना फिजिक्स में तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो कि टेंशन कहाँ लगेगा। अब यहाँ पर देखो अलग धागा हो गया, तो यहाँ पर T3, यहाँ पर भी T3, जहां भी टेंशन बनाना है वहां जाके बैठ जाओ और ऊपर अम्ब्रेला खोल दो, T1 यहाँ बैठो T1। अब देखो
यहाँ बैठो, सेम है T1, यहाँ बैठो T1। और यहाँ पर देखो बैठ जाओ ऊपर खोलो T2, यहाँ बैठो T2। अब यहाँ पर देखो यहाँ बैठो T1 ले लिया T2, अब अलग ले लेते हैं इसे T3, यहाँ बैठो नीचे खोलो T3, यहाँ खोलो T3, यहाँ खोलो T3, टेंशन। अब यहाँ बैठ जाओ ऊपर की ओर देखो T4, यहाँ बैठो T4। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर देखना, यहाँ लग रहा है क्या, M1G डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटेशन, M2G, यहाँ क्या लग रहा है M3G, यहाँ क्या लग रहा है M1G, यहाँ क्या लग रहा है M2G, यहाँ क्या लग रहा है M3G। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या है सर, ये है ब्लॉक इन मास का, यहां लग गया पुली। ऐसे भी सवाल हम देखेंगे। यहां लग रहा है M2 मास M1, नीचे लग रहा है M2G। अब यहां पर फोर्स F लग रहा है। अब बताना यहां पर टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो हम देख रहे हैं क्या, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया। अब यहाँ पर देखो इधर फोर्स M1 लग रहा है तो नीचे न जाकर ऊपर की ओर लगेगा। अगर फोर्स F का जो वैल्यू है ग्रेटर देन M2G हो जाए तो इसको इधर खींचेगा एक्सेलरेशन A के साथ। एक सिस्टम है सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। जैसे यहां से खींचोगे, जैसे अगर यहां से खींचना शुरू करते हैं तो क्या होगा, M1 मास धीरे 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 इधर आएगा, M2 मास धीरे 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 ऊपर की ओर आएगा एक एक्सेलरेशन के साथ। और यहाँ का ए यहाँ पर ए दोनों सेम होगा, क्योंकि एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर ओपन करो T, टेंशन, यहाँ बैठो, यहाँ T, यहाँ बैठो, यहाँ T। धागा चेंज नहीं हो रहा है, अगर थ्रेड्स यानी कि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज in a string, then tension will remains सेम टेंशन रहेगा। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन। अब इस वीडियो को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। इसके बाद लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसपे ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, और उसपे ढेर सारी फ्री बॉडी डायग्राम वाले ऐसे जो सवाल बनते हैं वो हम उसमें देखेंगे। यहाँ पर तो हम टेंशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, नेट एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे, नेट फोर्स निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। मिलते हैं वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट।